बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज आज यौम शोहदाए पुलिस है और उनको आज हम भी सलाम पेश करते हैं उन तमाम शोहदा को जो कि पाकिस्तान के अमन व अमान के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, हमारी गलियों को, हमारे घरों को पुरसुकून करने के लिए फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और अपनी जगह पे कायम हैं। इनकी कुर्बानियां किसी तौर पर भी फरामोश नहीं की जा सकती और हम सब दुआगो हैं कि जो आज भी खड़े हैं वो सलामत रहें और जो नहीं है परवरदिगार उनको आला दर्जात के ऊपर जो है वो मकाम अता करे। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के मौजू की जानिब जो कि आज का अहम मौजू है और वो है जनाब मोहिद यूसुफ साहब जो कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर हैं। उनका एक इंटरव्यू, एक बहुत अहम इंटरव्यू जो कि अमेरिका के दौरे के दौरान उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को दिया है और एक मामला एक कॉल का है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन जो है उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को ताहाल कॉल क्यों नहीं की। क्या ये इतना बड़ा अहम मामला था कि उनको ये सब मामला जो है वो अमेरिका के दौरे के दौरान एक इंटरव्यू में कहने पड़े? क्या कॉल का ही मामला अहम था जिसके ऊपर उनको शिकवा करना पड़ा और ये शिकवा करने की वजूहात क्या थी? जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसके अंदर बहुत अहम बातें हैं जो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर पाकिस्तानी क़यादत को नजरअंदाज करता रहा तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ये ऑप्शंस कौन से हैं इस पे बात करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इतने अहम मुल्क के वजीर आजम से बात नहीं की, हालांकि अमेरिका खुद कहता था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत कई मामलात में अहम तरीन हैसियत रखता है। हर बार हमें कहा जाता है कि फोन किया जाएगा। कोई तकनीकी वजह है या कोई और बात? सच ये है कि अब इनका एतबार नहीं। अगर फोन कॉल या सिक्योरिटी ताल्लुकात कोई रियायत हैं तो पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं और ये आपको वाज़ेह रहे कि तकरीबन 8 महीने होने को आए हैं अब तक सदर बाइडन ने पाकिस्तानी वजीर आजम को टेलीफोन कॉल नहीं की। और इसके साथ साथ जो स्टेटमेंट इस इंटरव्यू के बाद आया है अमरीकी इंतजामिया की जानिब से वो ये है कि वक्त आने पर वो करेंगे। बहुत सारे लोगों को उन्होंने कॉल नहीं की। सवाल ये है कि कॉल करना इतना अहम क्यों था? कॉल करना कितना बड़ा मसला है जिसके ऊपर पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर को वहां पर जाकर ये कहना पड़ा है? और अगर सदर बाइडन कॉल नहीं करते तो क्या होगा और अगर नहीं की तो उसकी वजूहात क्या है? ये सब मामलात इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब आज जो एक और अहम मौजू सामने आया वो ये है कि आज अब से थोड़ी देर पहले वजीर आजम ने एक अहम इजलास तलब किया सिंध के हवाले से और सिंध के हवाले से उन्होंने कुछ अहम ऐलानात भी किए। ANF को, रेंजर्स को और इसके साथ साथ FIA को ये ऑर्डर्स किए हैं कि वो सिंध के अंदर अवाम को रिलीफ दे। कहा यह जाता है कि सियासी तौर पर इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि वहां की जो सियासी लीडरशिप है वो वजीर आजम के साथ मुलाकात में मौजूद थी और ये तय करना है कि सिंध के अंदर जो है पॉलिटिकल पेशकदमी क्या है। कुछ दिनों से स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, ये कितना अहम है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आज एक और कुर्रा एन के नाम निकला, यानी कि अब्दुल क़य्यूम साहब वजीर आजम आजाद कश्मीर बने हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। सबसे पहले हमारे साथ जो आज मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जाने माने चेहरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा जो कि फॉरेन अफेयर्स कमेटी की पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं मोहतरम मुर्तजा वहाब साहब जो कि आप इनको जानते ही हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सिंध काबीना का हिस्सा है और इसके साथ साथ अहम रहनुमा भी हैं। आप सब लोगों को खुशामदीद। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये मोहिद यूसुफ साहब का आपने इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने ये कंसर्न्स का इजहार किया है कि सदर बाइडन ने क्यों कॉल नहीं की, जबकि वजीर आजम को जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसका जवाब दिया था कि वो शायद हम उनकी प्रायोरिटी नहीं है। क्यों कहना पड़ा कौमी सलामती के मुशीर को कि कॉल क्यों नहीं आई? देखिए, मेरे ख्याल में मुल्की सलामती के हवाले से इस वक्त अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है और जिस तरह जो अफगानिस्तान में हो रहा है और उसके नतीजे में आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से दहशतगर्दी के वाकयात में भी थोड़ा इजाफा हुआ है और हमारी सरहदों के जो मुहाफिज हैं वो भी कुछ लोग शहीद हुए हैं और पहले भी इसी तरह शुरू हुआ था, फिर बढ़ता चला गया। पहले उस वक्त के अनसेटल्ड जो हमारे इलाके थे उनमें आया, फिर KP में आया, फिर पंजाब में आया और बढ़ता चला गया। तो ये खतरात तो हैं, तो ये बड़ी अहम बात है और अच्छी बात है कि वहां पे जाके इंगेज किया गया है और अफगानिस्तान के हवाले से एक गुफ्तगू जो है उसका आगाज किया गया है। मैं पर्सनली समझता हूं कि टेलीफोन का जिक्र जो है ये गैर जरूरी, बिल्कुल गैर जरूरी है। ये नहीं करना चाहिए था। ये किसी भी मुल्क के शाया निशान नहीं है कि आप कहें कि हमें आपने टेलीफोन क्यों नहीं किया। तो मेरे ख्याल में मोहिद यूसुफ साहब को मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये नहीं करना चाहिए था। और टेलीफोन के हवाले से हमारे यहाँ टेलीफोन बहुत बड़ा इशू बन जाता है। आपको याद होगा वो फ्रेंच प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट का भी एक इशू बन गया था कि उन्होंने फोन किया या नहीं, और फिर बाकायदा उसकी तरदीद जो प्राइम है मिनिस्टर ने मोदी को जब कॉल की तो वो जी, भी वो एक उसमें भी issue बन उन्होंने गया, एक आप बयान जारी हुआ कि अगर वो मेरा फोन नहीं लेते तो मैं क्या करूं। इसी तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी फोन कॉल जो आया था उसका आपको याद होगा कि उन्होंने एक बयान जारी कर दिया कि हमने दहशतगर्दी पे बात की, हमने कहा नहीं की, फिर उन्होंने कहा हम बयानिया वो उसका वो जो पूरा जो स्क्रिप्ट है वो कर देते हैं। हमने कहा चलें रहने दें, इसको बात को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो टेलीफोन के हवाले से मैं समझता हूँ मेरे ख्याल गैर में जरूरी था, मेरे उनका ख्याल ये में कहना, गैर जरूरी। उससे ज्यादा अहम मसले थे। देखिए ये सवाबदीद है जो भी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं वो किस चीज पे बात करते हैं, लेकिन मैं अभी भी ये वेलकम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जिस नाजुक रास्ते से हम गुजर रहे हैं और जो मुझे नजर आ रहा है आने वाले वक्त में, उस हवाले से इस वक्त हर एक्टर को, अफगानिस्तान को, अमेरिका को, चीन को, जो एक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त उनसे गुफ्तगू करना जो है वो बहुत अहम था। है। अच्छा मुर्तजा, आपका क्या इस पे बयान है? क्योंकि जाहिर है कि बहैसियत सियासतदान और एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको लगता है कि मोईद यूसुफ साहब को ये बात करनी चाहिए थी? मैं बहुत सारे लोगों को देख रही थी, पढ़ रही थी, उनका ये कहना था कि ये हमारी कौमी हमीयत के खिलाफ है कि आप ये कहें कि आपने हमें कॉल क्यों नहीं की, और सिर्फ कॉल करना ही बहुत बड़ा मसला था, जबकि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इशूज हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो बात कर सकता है। आसमा, मैं समझता हूँ दो आजाद मुमलिकत की जो रिलेशनशिप होती है वो टेलीफोन पर मबनी नहीं होती है, और डिप्लोमेसी मैं समझता हूँ इस तरह के स्टेटमेंट्स का बिल्कुल भी कतई तौर पर नाम नहीं होता। मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट था, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने, मैं समझता हूँ, ये स्टेटमेंट दे के अंडरमाइन किया पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को भी। अगर लेट से ये बात दुरुस्त है कि सदर बाइडन की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल फोरम पे इस तरह की बात करना, इंटरनेशनल मीडिया के सामने इस तरह की बात करना, हम अपनी खुद तस्दीक कर रहे हैं, हम खुद अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं। लेकिन ये मसला तो है कि सदर बाइडन ने पाकिस्तान को कॉल नहीं किया। आसमा, देखिए, मैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि डिप्लोमेसी का मतलब ये नहीं होता कि टेलीफोन पे आपकी बातचीत हो गई। आपके रवाबित जो है वो किस तरीके से चल रहे हैं, आपकी एंगेजमेंट किस तरीके से है, क्या दोनों ममालिक के जो फॉरेन ऑफिस है, यानी कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, उनका स्टेट डिपार्टमेंट इंगेज कर रहा है, नहीं कर रहा, जो अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस का इनखला का मामला है उसमें हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, यूएस सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इंगेज कर रही है, नहीं कर रही, इन तमाम चीजों को मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली देखने की जरूरत है। ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट बाइडन की बात नहीं हुई, मैं समझता हूँ इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी जिसको इस तरीके से बात करने की जरूरत है। ये कोई घरेलू मामला नहीं है कि आपने कह दिया जी कि मुझे फलाने बंदे का फोन नहीं आया तो शायद नाराजगी का आप इजहार कर दें। मैं समझता हूँ इस तरह के सीरियस फोरम्स पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे इस तरह की बात करना किसी ऐसे शख्स की जानिब से जो कि रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो गैर मुनासिब है। अच्छा अंदलीब, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो इस सवाल को बड़ा अच्छे तरीके से जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि मे बी कि वी आर नॉट द प्रायोरिटी, तो इसलिए उन्होंने हमें कॉल नहीं किया। क्या जरूरत थी कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के आप ये बात कहें कि हमें तो कॉल ही नहीं आई? शुक्रिया आसमा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने उनका इंटरव्यू शायद आई एम श्योर पूरा पढ़ा होगा और आपने कॉन्टेक्स्ट देखा होगा। कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक कॉल, आप एक कॉल की बात कर रहे हैं, अगर आपने एक कॉल पे हमें कंसेशन देनी है कि आई है कि नहीं आई, सॉरी वी हैव अदर ऑप्शंस। वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप मतलब कॉलों की बात कर रहे हैं, वी डोंट वी आर नॉट गोइंग ऑन कॉल। अगर आप समझते कॉल जो है बहुत बड़ी कोई फेवर होगा, कोई कंसेशन होगी, ही यूज द वर्ड कंसेशंस ट्वाइस, उसके नीचे सेंटेंस देखें, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास और ऑप्शंस हैं। तो वो ये इजहार कर रहे थे, और आपको पता भी है कि एब्सोल्युटली नॉट जब कहा तो उनके अपने बंदे ने जो इंटरव्यू ले रहा था कहता सीरियसली वो बेहोश होने लगा था। उन्होंने फिर ये भी कहा कि हमें हर बार कहा जाता है कि कॉल की जाएगी और फिर कोई तकनीकी वजह या कोई और मतलब स्किप कर देना चाहिए था आपके ख्याल में इस बात को, और इसको ऑप्शंस तक ले आते तो ज्यादा अच्छा था। नहीं, हमारा पोस्चर फर्क हो गया। हमारा फॉरेन पॉलिसी पोस्चर जो है वो है इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। एब्सोल्युटली नॉट, बजाय इसके कि डू मोर हम कहते हैं नो मोर। गुड, वो अच्छा स्टांस था प्राइम मिनिस्टर का। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नो। उसके बाद देखें दिस इज अ सीरीज और ही इज हैविंग अ सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन। प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद उन्होंने कहा जी, और हेडलाइन आई
अमेरिका हैज क्रिएटेड अ मेस, ठीक है. उसके बाद ये जाते हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, एंड ही स्टिल देयर, ही इज टॉकिंग टू नंबर ऑफ पीपल. एक कॉन्टेक्स्ट में किसी ने कॉल के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कॉल, टेक्निकल इशू, दिस दैट. डू यू थिंक इट्स अ बिग डील? ये कोई बहुत बड़ी कंसेशन है? अच्छा, वैसे दिलीप आप ज्यादा अच्छा इंटरव्यू देती, क्योंकि जिस एक्सप्रेशन के साथ आप बात कर रही हैं, आई एम श्योर कि मोहित ने इस तरह शायद ना की हो. मोहित का आपने एक किसी ने लिखा हुआ है, अगर मोहित आपने मोहित के करण थापर के इंटरव्यूज देखे? हाँ, देखे. उसको कोने में लगा दिया उसने. तो मोहित का अगर इंटरव्यू आता, मोहित इज सो गुड, उनको देना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए. मोहित की स्किल को तो आप मानती हैं. हाँ, बिल्कुल मानते ही इज लॉजिकल, ही इज कंपोज्ड. नहीं, इज कॉम्पिटेंट, बट लेकिन आप ये देखिए ना, फाइनेंशियल टाइम्स की हेडलाइंस जब ऐसी आएंगी, लेकिन तो आप इसका क्या इंप्रेशन लेंगे? साथ ही नीचे लिखा हुआ है कि, और उसके बाद सारे अमेरिका में आ रहा है कि वी हैव अदर ऑप्शंस, वी हैव अदर ऑप्शंस. हर जगह ये लिखा आ रहा है. हमारी ऑप्शंस क्या, बाय द वे? चाइना, अभी सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन की जो तब्दीली है, उसके ऊपर भी बहुत सी बातें हो रही हैं. जी, बात यह है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक बहुत जिसको कहते हैं ना, लार्जर रोल प्ले कर रहा है. सो इफ अमेरिका एक्सपेक्ट्स अस, एंड वी डू वांट, हमारा अपना इंटरेस्ट इसमें कि रीजनल पीस हो, और हम सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वी विल नॉट बी पुश्ड. हम डू मोर वाला पास्ट को नहीं फॉलो करेंगे. वी विल टॉक टू देम ऑन आवर टर्म्स. सो वो वही होगा कि जी आपने एक चीज क्रिएट की है, वी आर ट्राइंग टू हेल्प, लेकिन हम इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं इस मौजू पे को वाइंड अप करूं, आपका इस पे कमेंट लेती हूं कि ये बात तो दुरुस्त है कि ऑप्शंस की बात जो की है, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस तो मौजूद है, लेकिन क्या हम चाइना के साथ उस नहज पे भी हैं कि हम कहें कि हमारे पास ये ऑप्शन है? देखिए, मेरी जाती तौर पे मेरा ख्याल है कि फॉरेन पॉलिसी में बिलखसूस, बाकी चीजों में भी, लेकिन चले डोमेस्टिक पॉलिसी में तो हम बहुत ज्यादा हॉकिश हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पोलराइज्ड गुफ्तगू करते हैं. मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी में हमें एडवर्सेरियल या एडवर्सिटी नहीं क्रिएट करनी चाहिए. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान चाहे अमेरिका के साथ चले ज्यादा या चीन के साथ चले, और अगर ऑप्शन चीन है, मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन की उस खबर में बताया नहीं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है. जरूर होंगी, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं तो कोई होगी बात, लेकिन मैं समझता हूँ वो तो है ही हमारे पास ऑप्शन. लेकिन स्ट्रैटेजी का बुनियादी मकसद ये होता है कि आप अपना ऑप्शन सेट बढ़ाते चले जाएं. तो उसमें एडवर्सिटी क्रिएट करने से तो कोई फायदा नहीं है. और अगर आप कर रहे हैं एडवर्सिटी क्रिएट, तो फिर हमें कुछ पता चले कि आप कह रहे हैं कि हम, अगर आप फोन का हवाला मैं नहीं देना चाहता, इन्होंने, मैं समझता हूँ दिलीप साहिबा अगर ये इंटरव्यू देती, उसमें कंप्लेन का लफ्ज इस्तेमाल मैंने देखा, मैं तभी उसको कह रहा हूँ कि अगर दिलीप साहिबा वो इंटरव्यू देती तो बहुत बेहतर देती. मैं भी आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ, क्योंकि वो जिस रुख भी वो चलें, जो उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, मगर जिस रुख बैठा वो अच्छा नहीं पाकिस्तान के लिए. दूसरी बात कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये बात पब्लिकली फॉरेन पॉलिसी में कम की जाती है. करना चाहें तो कर लीजिए. हमारे इस दौरानिए के अंदर हमारे मलेशिया, तुर्की से ताल्लुकात बड़े अच्छे हुए, फिर सऊदी अरब और यूएई से खराब हो गए, फिर सऊदी अरब और यूएई से अच्छे हुए कुछ बयानात की वजह से, फिर उनसे तुर्की वगैरह वाले थोड़े हुए, फिर हमारे ताल्लुकात. तो हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अब अभी यूके के मुतालिक भी कोई खबर चल रही थी कि वहां पे भी उनका रवैया ठीक नहीं था, हम नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह. देखिए, मेरा ख्याल है ऐसे नहीं चलानी चाहिए फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी के अंदर मतानत होनी चाहिए. अच्छा, एक आपने एग्रेशन की बात की है, तो मैं अपनी डोमेस्टिक एग्रेशन के ऊपर, आपने जो कि कहा कि उसमें डिफरेंट डायनामिक्स होती है. मुर्तजा, अभी थोड़ी देर पहले एक डोमेस्टिक एग्रेशन के ऊपर और पॉलिटिकल उसके ऊपर बात हो रही थी, तो पता चला कि सिंध के अंदर बड़ी एग्रेसिव वेलफेयर पाकिस्तान की आवाम के लिए कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और वहां पे एएनएफ वगैरह को किया है. तो क्या अब सिंध हुकूमत का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? पता नहीं लोगों को, आवाम को रिलीफ एएनएफ के जरिए किस तरह दी जा सकती है, एफआईए के जरिए किस तरीके से रिलीफ दी जा सकती है. और अगर आप इस स्टेटमेंट को उन स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट करें कि इमरान खान साहब वजीर आजम सिंध का रुख कर रहे हैं, उनके लीडरान ये कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी को हम स्पेस नहीं देंगे, तो नजर तो ये आ रहा है कि बज़ाहिर ये इन इदारों को इस्तेमाल करना चाहते हैं सिंध की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ. और माजी में आपके सामने है कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल किया था एएनएफ को.
आपने देखा वो किस तरीके से एक मॉकरी क्रिएट की गई थी। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। नहीं, मगर उन्होंने कहा कि डाकू राज जो है वो असल हदफ है उनका, तो डाकू राज तो सिंध के अंदर जो है वो उसके ऊपर कंसर्न्स हैं वफाकी हुकूमत के। नहीं, सिंध हुकूमत के जो राज इस वक्त वफाक में चल रहा है, जो राज अवाम दुश्मन है, अवाम को बार बार इस्तेहसाल की पोजीशन में डालता है, मजदूर का इस्तेहसाल करता है, गरीब आदमी का इस्तेहसाल करता है। मैं समझता हूँ कौम बड़ी क्लियर है उस मामले के ऊपर। लेकिन इस तरह के धौंस वाला रवैया अपनाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल, आईनी, पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ, जैसे कि वो गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आसमा जी, माजी में भी नैब सूबा सिंध के अंदर इस्तेमाल की गई है, FIA को भी इस्तेमाल किया गया है, तो ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उसके बावजूद सिंध की बाशऊर आवाम ने इन हथकंडों का साथ नहीं दिया। हमारी सियासी लीडरशिप ने उसने हथकंडों का मुकाबला किया बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ। अच्छा। और अवाम ने हमारा साथ दिया। लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है ना, वो कहते हैं सिंध में अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो जाहिर है कि वफाकी हुकूमत एक पार्टी तो है और कराची की ज्यादा नशिस्तें तो उनके पास है। आसमा जी, अगर परफॉर्मेंस लेट से मैं ये आर्ग्यूमेंट बाय कर लूं, तो क्या परफॉर्मेंस नहीं होने का मुतबादिल ANF को एक्टिवेट करना है, FIA को एक्टिवेट करना है? ये किस चीज के लिए एक्टिवेट किया जा रहा है? ये शो करता है ना कि पॉलिटिकल माइंडसेट क्या है इन लोगों का। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर बिलीव करते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करनी है, आइए बात करना स्टार्ट कर देते हैं। आप इनके FBR की परफॉर्मेंस देख लें, हमारे रेवेन्यू बोर्ड की परफॉर्मेंस देख लें, इनके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स को देख लें, हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स को देख लें। अभी जो मौजूदा वैक्सीन की सूरत हाल है, वैक्सीनेशन के नंबर्स आप सूबा सिंध के कंपेयर कर लें तमाम सूबों के साथ, आपको सिचुएशन नजर आ जाएगी। तो हम तो तमाम ऑडेसिटी के बावजूद, तमाम डिफिकल्टीज के बावजूद जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये रोड़े अटकाते रहते हैं, डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं, लेकिन तमाम डिफिकल्टीज के बावजूद हम अपना काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। आप क्या वहां पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए FIA वगैरह को लेके जाएंगे? जाहिर है कि वो तो फेडरल गवर्नमेंट के वजीर दाखिला के अंडर है, और फिर वैक्सीनेशन के ऊपर भी, परफॉर्मेंस के ऊपर भी सिंध गवर्नमेंट को क्या आप चैलेंज करना चाहते हैं? पॉलिटिकली भी कर सकते हैं, या FIA को लाना जरूरी था इसमें? नहीं, मेरा ख्याल है वो तो एक FIA का तो लॉ एंड ऑर्डर का एक वो होता है जो हर सूबे के अंदर होता है। आई डोंट थिंक सो। और वैसे भी पॉलिटिकली इतनी चीजें हैं करने वाली, और कर भी रहे हैं। और जहां तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, लेट मी करेक्ट हिम, आज ही सारी पब्लिश हुई है। सबसे लोएस्ट वैक्सीनेशन सिंध में है, नंबर 1। नंबर 2, सिंध ने बिल्कुल नहीं खरीदी। मैं आज की आप फिगर्स देख लें, आप NCOC की फिगर्स देख लें, और इनकी पता नहीं 26% है, बाकी सब सूबों की इनसे हाईएस्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने, मैं इसमें जवाब लेती हूँ। मैं बीच में बोली नहीं। अभी मैं भी बोल सकती थी, बहुत सी गलत बातें हो रही थी। आप ये कह रही है कि वैक्सीन का नंबर सिंध का सबसे कम है। और दूसरी बात सुन लेना कि वैक्सीन सब सूबे खुद भी खरीद रहे हैं, पंजाब भी खुद खरीद रहा है। इन्होंने 20 बिलियन रखा अपने बजट में, 6 महीने से आज तक एक टीका नहीं खरीदा। अच्छा, अब मुर्तजा, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। मुर्तजा, ये कंप्लीट नहीं किया। जी, एक जुमले में कर दे ताकि मैं वक्त। जहां तक अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, हम तो कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि ये परफॉर्मेंस करें, बिकॉज सिंध जो है और स्पेशली कराची जो है हब है कमर्शियल एक्टिविटी का। बात है। जब इन्होंने लॉकडाउन किया, हमने कहा कि हम आपकी सारे सपोर्ट करते हैं, लेकिन गरीबों का सोचें। अच्छा मुर्तजा, ये जो वो कह रही है कि सिंध सबसे कम वैक्सीनेशन कर रहा है, उसको कल असद उमर साहब ने भी किसी इस तरीके से कोई बात की है, आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है? आसमा, मैं हकाइक पर मबनी बात करता हूँ। मैं फिगर कोट कर देता हूँ एग्जैक्ट। सूबा सिंध को अभी तक NCOC से 8.9 मिलियन यानी कि 79 लाख वैक्सीन डोजेज मिले हैं, और सूबा सिंध के अंदर अभी तक 70,62,470 लोगों को वैक्सीन लगी है। हमने तकरीबन 80% जो हमें वैक्सीन मिली है उसको वैक्सीनेशन के लिए लगा दिया है, वो इस्तेमाल हो चुकी है। हम डेली 2.5 लाख अफराद को वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसका आप मवादना कर सकते हैं, कराची के अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त वैक्सीनेशन हुई है। आप NCOC की वेबसाइट पर देख सकती हैं। एक आप कंटेस्ट कर सकती हैं दिलीप बीबी, आपका राइट है। आपके फिगर सही है, लेकिन वो सिर्फ 25% बन रहे हैं। मेरी बात तो सुने ना, 89 लाख वैक्सीन डोजेज सिंध को NCOC ने अभी तक दिए। 20 अरब कहाँ गया? 70 लाख
अच्छा 20 अरब का भी वो कह रही है कि वो कहाँ कहाँ गया। गया? आ रहा हूँ ना, उस पे आ रहा हूँ। अच्छा मैं आ रहा आइए हूँ। आइए जल्दी फिर मैं ब्रेक लूं। रोज कहते हैं जी हम बाकी जो वैक्सीन इन्होंने- खरीदेंगे, अब 6 महीने ये हो जो गए। एक मिनट अंजलि बीबी, ये जो आपने 20 अरब का फिगर कोट किया, अगेन ये गलत है। इसको बजट में चेक कर लें। ये जो आप सोशल मीडिया पे आपकी टीमें जो है ना इस तरह के प्रोपेगेंडा करती हैं, ये गलत खबर है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक आसमा मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा हूँ, किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन प्रोक्योर नहीं कर पाई है। अच्छा। ना पंजाब गवर्नमेंट प्रोक्योर कर पाई, ना ठीक। हम कर पाए, ना केपी, ना बलूचिस्तान। उसकी वजह है जितनी भी इंटरनेशनल इदारे हैं वो वफाकी हुकूमत के साथ इंगेज कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत के साथ डील कर रहे हैं। वो जो डायरेक्टली आपको- उनके साथ कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल तो ठीक वो है। इन्होंने जो बजट को- क्यों रखा जो फिर उसके लिए? कोवैक्स हाँ। फैसिलिटी- तो एक इन्होंने मिनट, बजट अच्छा, क्यों रखा? एक मिनट। बजट क्यों रखा है? हाँ। अगर आप समझते हैं अच्छा कि आप मुझे फ्री- मुझे दीदी, ब्रेक आपने भी लेना है, कभी- जवाब देते दीदी, 20 मेरी बात अरब रुपए सुने। का भी बता दे, फिर मुसद्दिक साहब से गलत। पूछना है जी आसमा, जी। आसमा, इन्होंने अंदर अच्छा ही- इन्होंने एलोकेट अंदर ही किया था ना, अंजलि बोलने तो दो, चले 2 रुपए बोलने तो दे किया तो उनको। था ना। अच्छा बोलने तो देना उनको। जी 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 मुर्तजा। मैं आपको बता ये रहा हूँ कि चाहे कोवैक्स फैसिलिटी हो या चाइना से जो वैक्सीन मिल रही हो, वो तमाम की तमाम एक इंटरनेशनल ग्रांट के तहत वफाक को मिल रही है। और मैं ये पूछना चाहूंगा अंजलि बीबी से, मुझे करेक्ट कर दें, अगर पंजाब अभी तक एक वैक्सीन खरीद पाया है, खैबर पख्तूनख्वा खरीद पाया है, तो हमें आप दोष दे दें। कोई अच्छा provincial यानी government किसी vaccine सूबाई procure हुकूमत ने नहीं कर नहीं पाई है। की, लेकिन वो फंड्स की बात कर रही है कि 20 अरब रुपए फिर क्यों आपने रखे आपने नहीं या- रखे क्यों गए। किए? आसमा जी, 20 अरब रुपए वैक्सीन के लिए नहीं रखे चलिए, गए। 2 रुपए अच्छा। 2 क्यों अरब किए? रुपए रखे गए थे, मेरी बात सुन लें। हाँ 2 अरब रुपए रखे गए थे, उसमें से 1 रुपया अभी तक खर्च नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सूबाई हुकूमत को वैक्सीन नहीं रही है। अच्छा। वो बेचने को तैयार अच्छा, है। ये- बेचने को अच्छा, तैयार फिर है। ये अच्छा मैं बताएं एक ब्रेक ले लूं, कि ब्रेक ये के बाद खुद ही इस पे बयान- जरूर बात करेंगे, खुद ही क्योंकि बयान मुसद्दिक देते साहब रहे कि पंजाब जी, का हमें बताएंगे हमें कि क्या। अलाउ नहीं कर रहे वैक्सीन खरीदना। अच्छा मैं एक अच्छा, ये छोटी सी ये बयान भी ब्रेक अंजलि दे मैं दो। छोटी भाई सी पुरानी बात है अंजलि। नहीं नहीं पुरानी बात नहीं है, हमारा आपका लॉजिक ही नहीं बन रहा। मैं ब्रेक ले आपका लूं, logic ब्रेक ही के नहीं बन ब्रेक रहा। के बाद इस पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि अब वफाक की सिंध की तरफ पेश कदमी है, उसमें बहुत सारे इश्यूज आएंगे, गवर्नेंस और बाकी इश्यूज भी। पीटीआई इस वक्त पूरी पाकिस्तान के अंदर जो है वो डोमिनेंट है, सिर्फ सिंध रह गया है, उसको कैसे फतह करेंगे, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुसद्दिक साहब, अब आपको क्या लगता है सिंध के अंदर अगर वफाकी इदारे सरगर्म होंगे, कहा जा रहा है अगले इंतखाबात से पहले नई सफबंदियां हैं, जाहिर है पीटीआई एक बड़ी जमात है और पूरे मुल्क में उन्होंने साबित किया कि वो बड़ी जमात है, उसके बाद अब वो सिंध की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से है ये सब कुछ? देखिए मुझे नहीं पता कि असल स्ट्रेटजी क्या है। मैं आप ही के प्रोग्राम में अभी तक जो बात हुई उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए अगर तो वफाकी हुकूमत ये कहे कि हम एहसास प्रोग्राम को बढ़ा रहे हैं, पूरे मुल्क में बढ़ा रहे हैं और सिंध में भी बेहतर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। क्योंकि ये एक फेडरल प्रोग्राम है और इसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर जिक्र किया जाए एएनएफ का, रेंजर्स का या एफआईए का, तो ये बात समझ नहीं आती कि ये क्या बात हुई। यानी कौन सी वेलफेयर या प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के लिए एएनएफ की जरूरत है और या रेंजर्स की जरूरत है, तो फिर उससे वही शायबा पड़ता है जो अभी कह रहे थे कि भाई हमारे के कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों की गाड़ियों से हेरोइन फिर निकलनी शुरू हो जाएगी और उसमें खुदा रसूल का आसमान की तरफ देख के बाद, ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात ये कि हमें जो भी हमने जिन रूल्स के तहत भी मुल्क चलाना है, वो रूल्स अगर हम सस्पेंड करते रहेंगे तो सिर्फ अपनी एक तहरीक बन जाती, फिर आने वाली हुकूमतें भी करती रहेंगी। तो अगर तो हम वाकई 18वीं तरमीम को समझते हैं कि वो कोई चीज है, तो लॉ एंड ऑर्डर जो सब्जेक्ट है वो सिंध का प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और उसके लिए एक तरीकाकार दिया गया है कि अगर वफाकी मदद चाहिए होगी तो वो क्या तरीकाकार है जिससे वफाकी मदद मांगी जाएगी और फिर वफाकी मदद मिलेगी। लेकिन जैसे अभी मैं फिरोग नसीम साहब को भी उनका एक इंटरव्यू देख रहा था 1-2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि ये असल में 18वीं तरमीम कॉन्फेडरेशन की तरफ लेके जा रही है। ये एक नई बात है मैंने इससे पहले नहीं सुनी थी। अगर हकीकत में आप 18वीं तरमीम को, और इससे पहले उसे काला कानून भी कहा गया है, बहुत से इंटरव्यू बहुत से वुज़रा ने काला कानून भी कहा है और ये भी कहा है कि ये कुरान हदीस नहीं है। ये बात ठीक है, कुरान हदीस ये नहीं है, कुरान काला कानून भी नहीं है। अगर आप कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं आइन में, तो उसका भी तरीकाकार आइन में दर्ज है कि किस तरीके से लानी। लेकिन मैं समझता हूँ मावराए आइन कोई भी चीज की जाए, चाहे उसके लिए इमरजेंसी का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाए या सिर्फ धौंस का या जोर का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाए, तो उससे अगर एक शुबा भी यही है कि नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको ये बयान दे रहा हूँ इस
प्रोग्राम की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि मुझ पे कुछ क्लियर नहीं है। वफाक तो काम कर सकता है वफाकी प्रोग्राम्स के थ्रू वेलफेयर का, और वफाक जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको सिर्फ सूबा जब मांगे वो मदद तो वो देता है, उसका भी तरीकाकार दर्ज है। तो वो क्या चीज है जो ANF के जरिए या रेंजर्स के जरिए या FIA के जरिए की जा रही है, वो नहीं मुझे मालूम। और हो सकता है कि इस प्रोग्राम में ये बात हुई है, हो सकता है वो एहसास प्रोग्राम की बात ही कर रहे हो, जिस इन विच केस वो तो डाकू राज को खत्म करने की बात। देखिए, डाकू राज को खत्म करने के लिए तो यहाँ पे आपने देखा कि खवातीन के साथ इस्लामाबाद में क्या हुआ, बोरी बंद लाशें मिल रही हैं। अल्लाह हम सबको बेहतरी की तरफ लेकर जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से तो जहाँ पे भी अच्छा, इसको मुर्तजा जो अभी सदक साहब ने जो आपने उनका तबसरा तो सुन लिया, क्या इसको पॉलिटिकल जो अगली अलाइनमेंट है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? आपके खदशात क्या हैं कि वफाक ये स्टेप क्यों उठाने जा रहा है? और ये आपको शायद पता हो कि प्रोग्राम है क्या जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसमें ANF क्या करेगी, रेंजर्स क्या करेगी, FIA क्या करेगी, और दीगर प्रोग्राम वेलफेयर के लिए सिंध की आवाम के अपना आसमा देखें, जैसे मुसद्दिक साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि, और मैंने फर्स्ट हाफ में यही कहा था कि ANF का तो ये काम नहीं है, ना ये FIA का काम है। वेलफेयर से रिलेटेड काम करना है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौजूद है। आपको डेवलपमेंट का काम करना है तो आपके पास SIDCL का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आपके पास बहुत सारी वफाकी एंटिटीज हैं जो कि सूबा सिंध में ऑपरेट कर रही हैं। बिलखुसूस कराची शहर के अंदर बहुत सारे वफाकी इदारे काम करते हैं, और माजी में आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी कि जब KPT ने कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा किया, पोर्ट कासिम ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, स्टेट लाइफ हो, PI हो, सिविल एविएशन हो, इन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा किया बिकॉज इनका अपना स्टेक कराची शहर में मौजूद है। तो इस तरह का अगर कोई प्लान है, रिफॉर्म एजेंडा है, तो वो तो उन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किया। लेकिन ANF के जरिए, FIA के जरिए कौन सी वेलफेयर की जाएगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद पॉलिटिकल वॉरफेयर करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि प्रैक्टिकली पॉलिटिकली अपनी स्पेस सूबा सिंध में क्रिएट नहीं कर पा रहे, और जो थोड़ी बहुत स्पेस इनको 2018 में मिल गई थी वो भी श्रिंक होती गई। आपने देखा कराची शहर में इलेक्शन हुआ, फैसल बाडा वाला PTI की सीट थी, PTI बुरे तरीके से ये वजह दलीप जो कि मुर्तजा कह रहे हैं कि कराची की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, क्योंकि अभी हाल ही में बिलावल साहब ने कहा हम कराची को भी छोड़ेंगे नहीं और हम उसकी तरफ आएंगे और जीतेंगे सारी नशिस्तें। ये वजह है कि आप लोग सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट इस तरह की जाए। थोड़ी प्रोग्राम्स की भी वजाहत कर दें तो आसानी हो जाएगी, फिर ये बात ANF वाली खत्म हो जाएगी। ANF वगैरह तो का कोई ताल्लुक ही नहीं है उसकी सब। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस भी शहर में, चाहे इस्लामाबाद में हो, कराची में, वो FIA और उसके नीचे आती है, तो वो तो उनको मुतहरिक करना चाहिए, और वो तो उसके लिए जो उसका काम है वो होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये सुबह सिंध से आपने पूछा कि हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर ये करें। कराची में इलेक्शन हुआ उसमें तो मिफ्ता इस्माइल ने जो कुछ कहा है कि इन्होंने किया सिंध हुकूमत ने, वो सबके सामने है, उन्होंने तो माना ही नहीं। तो वो जो जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं वहाँ, वो भी मतलब मैं अपनी बात नहीं करती, मैं तो PMLN की बात करती हूँ कि उन्होंने क्या क्या कहा। आज आपको PMLN की बात याद आ गई। मैं इसीलिए कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ कि मैं बात करूंगी तो कहेंगे बायस्ड है। सही है, मैं इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको PMLN सही लगती है पीपल्स पार्टी के मुकाबले? नो, आई एम जस्ट सेइंग कि जो जीतता है उसका कोई और बयान होता है, जो लूज करता है उसका कोई और बयान होता है। यही मसला है। अच्छा, जो बात है कराची की डेवलपमेंट की, बिल्कुल हमें, आप भी, मेरे ख्याल आपका चैनल कोई करोड़ दफा दिखा चुका है कि एक आज तक उनके 50 साल में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं आया। अच्छा, ये हर दूसरे दिन ऐलान होता है। बात कर लेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ये मैं इस पे भी, और जो आपने पैकेज अरबों का जी मुर्तजा जी आप उनको टाइम नहीं, अरबों का पैकेज जो आपने दिया था उस पर मैंने पूछना है। हाँ, तो आप उनको टाइम दे रहे हो, उनकी दवा ब्रेक नहीं है। अच्छा, सिंध हुकूमत का जवाब तो लेना है ना। हाँ, नहीं तो मेरा तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। अच्छा, चले मैं ब्रेक ले लेती हूँ। मैं ब्रेक ले लेती हूँ मुर्तजा, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुर्तजा, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, आप जवाब देना चाहेंगे? अंदलीब जो बात कर रही थी परफॉर्मेंस की, और खास करके जो उन्होंने लास्ट पॉइंट उठाया था उस पर।
जो मेरे जहन से निकल गया। आसमा 5 बाई इलेक्शन हुए हैं सूबाई सिंध के अंदर रिसेंट पास्ट में, 5 के मिफ्ता 5 में इस्माइल, पाकिस्तान एग्जैक्टली, जी 5 के 5 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। चले बल्दिया के इलेक्शन निकाल दीजिए, मिफ्ता इस्माइल साहब की बात मान ले, मलीर के बाई इलेक्शन में क्या हुआ उसको भी छोड़ दीजिए। उमरकोट जहाँ पे अरबाब गुलाम रहीम साहब जिनको वजीर आजम का भी स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया है, वो इलेक्शन लड़े थे हमारे कैंडिडेट के खिलाफ और जमानत जब्त हुई उनकी उमरकोट के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये चीज बड़ी क्लियर हो गई है सिंध की आवाम के सामने कि पीटीआई का कोई इंटरेस्ट सूबाई सिंध नहीं है, सूबाई सिंध की आवाम नहीं है। अच्छा। और इसलिए सूबाई सिंध की आवाम ने एक बार नहीं कंसिस्टेंटली अपने हर बाई इलेक्शन के अंदर पीटीआई के उम्मीदवारों को रिजेक्ट किया है। जब ये हरबे मजबूरी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको 2023 में अंदाजा वैसे हो जाएगा बिल्कुल। कि सिंध की आवाम इनको रिजेक्ट ही करेगी। अच्छा, हम सुन रहे थे कि पीएमएलएन भी जा रही है सिंध, तो आप लोग तो अभी तक नहीं जा रहे हैं वहां नहीं जा रहे हैं। बयानिए से निकल के वहां। अभी भी मिफ्ता साहब से मुलाकात है थोड़ी देर में। अच्छा। शायद खाकान अब्बासी साहब भी आ रहे हैं। हाँ। और भी दीगर रहनुमा आ रहे हैं। सिंधी के हवाले से बात हो रही है और सब आए बड़ी सियासत करें। जी बिल्कुल सियासत के लिए, जी हाँ। हाँ। और जैसे मुर्तजा साहब कह रहे हैं सियासत करने जा रहे हैं और हर सूरत सियासत करनी करें, चाहिए, बिल्कुल। हर पार्टी को करनी। देखें बात यह है कि हुकूमत का किस काम बयानिए के साथ जा रहे हैं? किस बयानिए के साथ जा रहे हैं? जो आपने ट्वीट पढ़ी है या मैं पढ़ दूं? मियां नवाज शरीफ की। जी हाँ, पढ़िए। तो उसी बयानिए के साथ जा रहे हैं। एक ही शहबाज बयान- साहब की बयानिया। नहीं, शहबाज साहब का बयानिया भी यही है। मैंने हर प्रोग्राम में ये कहा है और मैं बड़ी आज भी आपको ये कह रहा हूं कि हमारे लिए जिस चीज को हमारी मंजिल क्या है, और मैं नहीं समझता कि हमारे अकेले की मंजिल है। कौन है यहाँ पर बैठा हुआ जो कहेगा कि अगर हम कहते हैं आइन जो है उसकी अलमबरदारी होनी चाहिए, हाँ, तो वो तो वो नहीं आपकी होनी मंजिल है, चाहिए। उस तक पहुंचना है। वोट जो है उसकी इज्जत होनी चाहिए, जो 70 साल की हमारी। तो अब आपका वोट की इज्जत दो के साथ खिदमत को वोट दो वाला भी कोई हर्ज नहीं नजरिया। है। नहीं, अच्छा। आप बताइए इनमें क्या तजाद है? अच्छा, अगर इस पे आप- अलग प्रोग्राम रखें। बिकॉज बाकायदा हम सिर्फ जो बात वजाहत से कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि निगोशिएशन या कॉन्वर्सेशन का मतलब ये है कि पंजाब के अंदर